So hello everyone and welcome to yet another video on PYQ revision series. In today's video, we are going to be revising post-modern age and integral age of our syllabus. इससे पहले I've already covered the modern age, which is the most important age of our British literature, जिसके ना सिर्फ मैंने questions कराए हैं, but in that video I have provided you very important writers that you just cannot miss. Along with them, the entire list of their works that you have to do before your exams, which I'm going to do today as well. So make sure you watch this video up till the end. If you are new on my channel and you are not aware of my different playlist that is going to complement your study for your exam, then please go and check out the one-liner series as well as the PYQ revision series, जो आपके एग्जाम से पहले आपको इतना अच्छा रिवीजन करा के भेजेंगी that you are almost going to see questions straight away coming from those videos. And not only that, you are going to feel so confident once you watch these particular videos. So make sure you check out them. Do go and enroll yourself in my paid courses as well, because यहाँ पे मैंने बहुत ही systematic and structured way में आपको ये courses provide किए हैं, lecture by lecture along with questions. मैंने एक आपके concepts and writers को अच्छी तरीके से cover किया है. आपको मेरे year wise and section wise questions को भी जरूर से अपनी studies के साथ complement करना चाहिए, because evaluating oneself is very very important along with the preparation. Do be a part of my Telegram channel and WhatsApp channel, सभी के links आपको description में मिल जाएंगे. अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनसे आने वाले रिपीटेड क्वेश्चंस की. हियर वी कैन सी हेरोल्ड पिंटर से क्वेश्चन आया हुआ है. नाउ इफ यू आस्क मी कि अगर पोस्ट मॉडर्न एज की मैम सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स के नाम ले लीजिए, तो कौन से वो 5 नाम होंगे? नंबर 1 विल बी हेरोल्ड पिंटर, दूसरे होंगे हमारे सैमुअल बेकेट, तीसरे होंगे हमारे पोएट सीमस हीनी, टेड ह्यूज एंड फिलिप लार्किन. ये 5 राइटर्स अगर आप पोस्ट मॉडर्न एज से करके जाते हो, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सी क्वेश्चंस आउट ऑफ देम. आई एम नॉट सेइंग कि इनके अलावा और किसी भी राइटर को मत पढ़ना. वी हैव आर्नोल्ड वेस्कर, वी हैव टॉम स्टूपर्ट, वी हैव मोर इंपॉर्टेंट राइटर्स जिसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको दी है. बट इफ यू आस्क मी कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस बताइए, तो दीज आर द 5 नेम्स जो गलती से भी कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाए. हेरोल्ड पिंटर बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर of the entire postmodern age, इनसे 25 plus questions पूछे गए हैं over the years आपके एग्जाम में, which makes this particular writer very very important. इनके आपको वर्क्स तो करने ही हैं, लेकिन इनकी बायोग्राफी भी आपको नहीं छोड़नी है, जो आपको प्रूव करेगा ये क्वेश्चन. आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि which among the following are true about Harold Pinter. तो आपको 5 स्टेटमेंट्स पास कर दिए गए. अब आप उसमें से खोजिए कि इसमें से हेरोल्ड पिंटर के लाइफ के अकॉर्डिंग या फिर जो कुछ भी दिया हुआ है उसमें से ट्रू कौन से बैठते हैं. तो पॉइंट नंबर ए आपसे कहता है कि हेरोल्ड पिंटर वाज बोर्न इन द ईयर 1925, जो कि सरासर गलत है. आपके हेरोल्ड पिंटर वाज बोर्न इन 1930. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको पता लगता है कि ये इतने इंपॉर्टेंट राइटर है, इनकी तो आपको बॉर्न डेट एंड डेथ डेट पता होनी चाहिए. इसी के साथ साथ आपको टी.एस. इलियट की, डब्ल्यू.बी. येट्स की, हमारे शेक्सपियर हो गए, बेन जॉनसन हो गए, सैमुअल जॉनसन हो गए, अलेक्जेंडर पोप हो गए. ये कुछ ऐसे राइटर्स हैं कि ये बिल्कुल भाई बहनों की तरह आपको इनका बर्थ डेट तो याद होना ही चाहिए. पॉइंट नंबर बी, he was influenced by Samuel Beckett and theatre of absurd, which is extremely true. आपके हेरोल्ड पिंटर आते ही इस जॉनरा के अंदर है कि वो कॉमेडी ऑफ मिनेज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, एंड देन आपके एब्सर्डिस्ट प्ले को लिखने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, एंड ही वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय सैमुअल बेकेट. तो ये बिल्कुल सही बैठेगा. We have the caretaker and the alchemist are his famous plays. अब अगर बच्चा जल्दबाजी में होगा तो आधा आधा सिर्फ केयरटेकर पढ़ेगा और कहेगा हाँ यार आपके केयरटेकर तो हेरोल्ड पिंटर का ही वर्क है, तो ये ट्रू हो जाएगा. लेकिन द एल्केमिस्ट इज नॉट हिज वर्क. एल्केमिस्ट हम सभी को पता है कि बहुत फेमस प्ले है हमारे बेन जॉनसन का, तो ये हाफ करेक्ट है और हाफ ट्रू है. तो ऐसे केस में हम लोग हाफ वाले को ही करेक्ट मानते हैं, मतलब ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. स्टैनली इज अ करेक्टर इन द बर्थडे पार्टी. इनका सिमाइनल मैग्नम ओपस वर्क, आपने हेरोल्ड पिंटर को पढ़ा, आपने द बर्थडे पार्टी नहीं पढ़ा, तो समझ लीजिए आपने हेरोल्ड पिंटर को नहीं पढ़ा, बिकॉज दिस इज हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क. आपको डिटेल में ओरिजिनल टेक्स्ट वाइज विद डायलॉग आपको ये वर्क पढ़ के जाना है. नो इफ एंड बट. अभी भी नहीं पढ़ा हुआ है तो जाके आप लोग द बर्थडे पार्टी एक बार निकाल के पढ़ लो, एक या आधे दिन में आपका वो पूरा प्ले खत्म हो जाएगा. इनके इस पर्टिकुलर प्ले के अंदर स्टैनली इज
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, तो ये आपका बिल्कुल सही बैठेगा। देन वी हैव बिट्रेयल इज अ स्टोरी ऑफ अ मैरिड कपल। बिट्रेयल अगेन इनका एक प्ले है जो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली कहानी के बारे में बात करता है, जिसमें टाइम को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है एब्सर्डिस्ट थीम के साथ, तो ये भी बिल्कुल सही बैठेगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी, डी एंड ई आर द करेक्ट आंसर। एंड इस क्वेश्चन को लेके आने का मेरा एम यही था कि आप समझ पाओ इंपॉर्टेंस को। हेरोल्ड पिंटर की लाइफ एंड बायोग्राफी आपको करनी है, इनके सभी वर्क्स की लिस्ट, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट भी दूंगी, सो डू नॉट वरी ऑन दैट, वो आपको पता होने चाहिए। मेजर इंपॉर्टेंट वर्क्स के कैरेक्टर, सेटिंग, उनकी कहानी सब आपको पता होनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। We have which of the following plays are written by Harold Pinter? As I said कि इनके आपको इक्का दुक्का वर्क नहीं, इनकी एक लिस्ट प्रॉपर आपको रटी होनी चाहिए, ठीक टीएस इलियट की तरह। टीएस इलियट इज ऑल्सो वन सच राइटर जिनके आपके वर्क से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हैरोल्ड पिंटर हो गए, सैमुअल बेकेट हो गए, टीएस इलियट हो गए, वी हैव डब्ल्यू.बी. येट्स, इनके डायरेक्ट वर्क्स उठाकर आपसे छाटने को पूछ लिया जाता है। हमारा आंसर है ए, सी एंड डी, विच इज फैमिली वॉइसेस, द रूम एंड नो मैंस लैंड। ये आपके हेरोल्ड पिंटर के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ये कोई ऐसे माइनर वर्क्स नहीं हैं। देन आपके ये जो वर्क है अ मून फॉर मिस बिगॉटन, ये इनका वर्क नहीं है, ये यूजीन ओनील का वर्क है। देन क्रैब्स लास्ट टेल, इनका वर्क नहीं है, ये आपके वर्क है सैमुअल बेकेट का। तो अगेन दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनसे आपको और अलग राइटर्स के भी इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में पता लगता है। मेक श्योर आपने उनके भी वर्क्स को किया हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, इन हेरोल्ड पिंटर्स प्ले द बर्थडे पार्टी, एज आई टोल्ड यू ये इनका मैग्नम ओपस वर्क है, मेक श्योर आप इसको जरूर से करें। हु सजेस्ट्स द आइडिया ऑफ हैविंग अ बर्थडे पार्टी? सबसे पहले तो ये जो प्ले है, आप मुझसे बोलेंगे कि दुनिया का सबसे एब्सर्ड प्ले आप नाम लीजिए, तो पहले नंबर पे तो आएगा आपका वेटिंग फॉर गोडो, सेकंड नंबर पे है आपका ये द बर्थडे पार्टी। एक ऐसा प्ले जिसका आप बिगिनिंग एंड एंड कुछ समझ ही नहीं आपको आएगा कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, एंड में उस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ, कुछ भी आपको एक क्लियर कट आंसर दिया ही नहीं गया है। सो इसमें जो आइडिया है बर्थडे पार्टी करने का वो गोल्डबर्ग का आइडिया है। एंड इस क्वेश्चन से आपको पता लगता है कि और भी आपकी डिटेल में आपको इस पर्टिकुलर वर्क को करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आप ऐसे तुक्का मार के तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगेन हमारे बर्थडे पार्टी से है। प्लीज मेक श्योर डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, बर्थडे पार्टी को पूरा डिटेल में पढ़ के जाना, समरी नहीं, ऊपर से पूरा डिटेल में विद कैरेक्टर पूरा ओरिजिनल प्ले आपको पढ़ के जाना है। यू कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एम्फेसिस आई एम putting in कि ये वर्क कितना इंपॉर्टेंट है। I would not want any of my students to miss on this particular play, and उससे क्वेश्चन आ गया, और अगर आपने नहीं किया तो you are going to feel very bad. In Pinter's The Birthday Party, Stanley is terrorized by two visitors to a seaside boarding house. जिस boarding house को मेगन पीटी चला रहे होते हैं, वहां पे अचानक से दो अजीब बंदे आ जाते हैं जो स्टैनली को उठाकर पता नहीं कहां ले जाते हैं, उसको फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से इंटिमिडेट कर रहे होते हैं। एंड में हम लोग को पता ही नहीं लगता है कि क्या हुआ आपके स्टैनली के साथ। तो ये है आपके गोल्डबर्ग एंड आपके मैकैन हैं, जिन्होंने उसको टेरराइज कर लिया था, बिल्कुल अकेले में कहीं लेकर चले गए थे। एंड देन वी नेवर केम टू नो कि स्टैनली के साथ क्या हुआ। तो मेक श्योर आपने द बर्थडे पार्टी को डिटेल में पढ़ा हुआ है। What is the occupation of Max's son Lenny in Harold Pinter's The Homecoming? Now just do not go and read the birthday party. आपको इनके बाकी वर्क्स के भी बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिनसे डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनका जो वर्क है द होमकमिंग, उसमें ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर का नाम लिया हुआ है, उसका ऑक्यूपेशन क्या था? वो एक पिम्प था। अगर आप जाके इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा पिम्प इज नॉट अ मॉरली गुड पर्सन, ही इज अ पर्सन हु कंट्रोल्स द प्रोस्टिट्यूट्स एंड उनको क्लाइंट्स लाकर देता है, एंड वो लोग जो भी पैसे कमाती हैं उससे कमीशन खाता है एंड ऑल सच थिंग्स। सो ही इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी मॉरल एंड अ गुड कैरेक्टर। तो इससे हम लोग को ये पता लगा कि होमकमिंग इज वन सच प्ले जिसको हमें डिटेल से पढ़ना है, उनके कैरेक्टर्स का क्या ऑक्यूपेशन है या क्या कहानी है वो हमें पता होनी चाहिए। Here you can see the list of most important plays of Harold Pinter जो आपको नेम वाइज डेट वाइज रटे होने चाहिए, एंड द बर्थडे पार्टी इज वन सच वर्क जिसको तो आपको करके ही जाना है। वी हैव द रूम, द बर्थडे पार्टी, द डंप वेटर, द केयर टेकर, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द होमकमिंग एज यू सॉ, ओल्ड टाइम्स, नो मैंस लैंड, बिट्रेयल जिससे आपने देखा क्वेश्चन, फैमिली वॉइसेस, एशेस टू एशेस। वर्क तो इनके
और भी हैं, बट इफ आई हैड टू लिस्ट आउट और नैरो डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, तो ये आपके सामने द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है हेरोल्ड पिंटर की। मेक श्योर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एंड जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको आप डिटेल में करते चले। सो दिस वाज हेरोल्ड पिंटर फॉर यू। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने सैमुअल बेकेट से। आइए अब हम लोग समझेंगे कि सैमुअल बेकेट किस टाइप के राइटर है, उनके कौन से वर्क से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इनकी जो लिस्ट है दैट आल्सो आई एम गोइंग टू गिव। सो सैमुअल बेकेट अगेन इज वन सच राइटर जो कि आपके एब्सर्डिस्ट थीम के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। इनके जो वर्क्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्रैगमेंटेड स्टाइल में होते हैं, जो पोस्ट मॉडर्न स्टाइल में हम लोग को देखने को मिलेगा। देन इनके जो वर्क होते हैं एब्सर्डिस्ट थीम पे होते हैं। आपके जो राइटर जो कैरेक्टर्स होंगे आपस में उनके जो डायलॉग्स होते हैं वो इतने टूटे टूटे होते हैं, मेकिंग नो सेंस ऑफ देयर एक्शंस। तो ये सभी चीजें मिला के आपके थिएटर ऑफ एब्सर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम लोग सैमुअल बेकेट के क्वेश्चन को देखते हैं कि इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गोडो? वी ऑल आर अवेयर कि वेटिंग फॉर गोडो इज हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले। हम सभी लोग ने इसको मास्टर्स में पढ़ के रखा होता है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने इसके भी ओरिजिनल टेक्स्ट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया होगा। यू आर नॉट लीविंग दिस पर्टिकुलर वन। तो क्या इसमें से ट्रू है? ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दो आपके सामने है वो ट्रू है। इट इज अ स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन विदाउट स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। आप जब वेटिंग फॉर गोडो नाम के प्ले को पढ़ते हैं तो आपको अगेन सर और पैर नहीं समझ में आता है। जो ये लोग एक्शंस कर रहे होते हैं उसका कोई तुक ही नहीं बन रहा होता है। दीज एक्शंस आर डिवॉइड ऑफ द गोल। वो अगर एक्शंस नहीं भी करेंगे तो भी आपका प्ले चलेगा आगे। अगर वो कर भी रहे हैं दैट पर्टिकुलर एक्शन इज नॉट एडिंग अप टू योर प्ले। तो इसी चीज को हम लोग एब्सर्डिस्ट बोलते हैं कि एक्शंस में कुछ खास है नहीं। आपको ड्रामा, आपको टेंशन, आपको क्लाइमैक्स देखने को नहीं मिलेगा। अननेसेसरी रोल्स एंड अननेसेसरी डायलॉग्स ये लोग बोलते चले जाते हैं जो आपके इस प्ले में आपको देखने को मिलेगा। इट इज इनकोहेरेंट, इट्स इनकोहेरेंट डायलॉग सजेस्ट डिस्पेयर ऑफ द सोसाइटी। आपका मॉडर्न एज एंड पोस्ट मॉडर्न एज एक फ्रैगमेंटेड टूटी हुई सोसाइटी को शो करता है। डिसइल्यूजनमेंट की फीलिंग शो करता है आपके यूथ के मन के अंदर। दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि उनके साथ क्या हो रहा है, व्हाट आर द करियर पाथ दे शुड डिसाइड। उनको एग्जिस्टेंशियल थीम्स, बहुत एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रही थी आपके वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिसके बाद दे वर नॉट एबल टू फाइंड एनी सेंटर फॉर देयर लाइफ और सेंटर फॉर देमसेल्व्स। तो ये सभी चीज आपके उन कैरेक्टर्स के बिहेवियर में, उनके डायलॉग्स में हम लोग को शो हो रहा था कि सोसाइटी भी हमारी इस तरीके से फ्रैगमेंटेड हो गई है। एंड उनके डायलॉग शो कर रहे हैं कि अब हमारे अंदर कुछ डेप्थ रह नहीं गई है। वी आर सर्चिंग फॉर समथिंग बट वी आर गेटिंग नथिंग। दिस इज व्हाट योर वेटिंग फॉर गोडो इज शोइंग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग लाइंस ऑफ वेटिंग फॉर गोडो आर स्पोकन बाय एस्ट्रोगन। अब ये आपका कोई कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन नहीं है। आपने अगर बहुत डीप में जाके ध्यान लगा के बिल्कुल वेटिंग फॉर गोडो पढ़ा है तभी आपको ये चीज पिन पॉइंट करेगी कि एस्ट्रोगन ने ही आपकी ओपनिंग लाइंस बोली हैं एंड क्लोजिंग लाइंस बोली हैं, जिसकी वजह से आपका ये वाला स्टेटमेंट ट्रू बैठ जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2, towards the end of the play waiting for Godot, Estragon echo Pozo's statement, they give birth astride of a grape। अब ये भी आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसने डिटेल में पढ़ा है वही पता लगा सकता है कि एस्ट्रोगन ने आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस तो बोली हैं, लेकिन क्या बोला है? ओपनिंग में उन्होंने बोला है नथिंग टू बी डन एंड एंड में बोला है यस लेट्स गो, बट ही एंड व्लादिमीर डू नॉट वर्क। वो कहते हैं कि चलो चलते हैं, लेकिन वो दोनों वहीं पे उस पेड़ के पास खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के अगर डिटेल में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, मेक श्योर कि आपने वेटिंग फॉर गोडो डिटेल में पढ़ रखा हो। ठीक है। What is the content of suitcases that Lucky arrives in the second act of Waiting for Godot? की जो आपका लकी आता है उसके सूटकेस के अंदर क्या होता है? सैंड होता है। तो सैंड इज ऑल्सो सिंबॉलिक ऑफ समथिंग इन द प्ले। आपके जो अलग अलग वो लोग प्रॉप्स लेकर आते हैं, कभी किसी से खेल रहे हैं, कभी मतलब चाबुक चला रहे हैं, जो डॉग बन जा रहा है वो ब्लाइंड हो जा रहा है, तो कुछ ना कुछ सिंबलाइज कर रहा है आपके प्ले में। व्हेन वन डे आई विल ब्रिंग इंटायर समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्ले, तो उसमें हम लोग ये सारे सिंबल्स एंड जो भी है वो अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, बट मेक श्योर कि आपने इस प्ले को डिटेल में पढ़ रखा हो।
बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग एंड विद दैट आपको पता लग रहा है द इंपॉर्टेंस ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स, क्योंकि हजारों राइटर्स में से एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू नैरो डाउन या पता लगाना कि कौन से राइटर को आपको पढ़ना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सक्लूसिविटी ऑफ सिंगल कैरेक्टर टॉकिंग टू हिमसेल्फ। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, क्रैप्स लास्ट टेल, जो आपके इनकी इस कैरेक्टर की एक साइकोलॉजिकल जर्नी को दिखाता है, जो अपनी पुरानी टेप को, अपने पास्ट को रीलिव कर रहा होता है, उससे बहुत कुछ समझ रहा होता है, देन अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर से इसको पढ़ना चाहिए, विच इज क्रैप्स लास्ट डे। विद दैट आप सैमुअल बेकेट के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स को देख लीजिए, जो कि है आपके वेटिंग फॉर गोडो, एंड गेम, क्रैप्स लास्ट टेल, हैप्पी डेज, देन वी हैव प्ले नॉट आई, फुटफॉल्स, रॉकअबाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, नेम वाइज आपको पता होने चाहिए, लेकिन जितने मैंने हाईलाइट कर दिए हैं उनको तो आपको आज ही पढ़ के खत्म करना होगा, बिकॉज इनको आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो छोड़ के जाना। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले राइटर की तरफ और देखते हैं कि अब कौन से इंपॉर्टेंट राइटर हैं, विच इज फिलिप लार्किन। विच पोएट्री एंथोलॉजीज हैव नॉट बीन रिटन बाय फिलिप लार्किन। नंबर वन थिंग कि आपको इस क्वेश्चन से पता लगता है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर राइटर इज अ पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो, दैट मीन्स फिलिप लार्किन एक इंपॉर्टेंट पोएट है जिनको आपको करके रखना है। अब जो हम लोग पोएट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग इंपॉर्टेंट पोएट्रीज को पढ़ के चले जाते हैं, बट ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, जानबूझ के आई ब्रॉट दिस क्वेश्चन फॉर यू सो दैट इट शुड कम इनटू योर नोटिस कि जो इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, उनकी सिर्फ पोएट्री से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बल्कि उनकी पोएट्री के साथ साथ उनके पोएट्री कलेक्शन के नाम भी आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे एंथोलॉजी पूछी गई है, जो पोएट्री कलेक्शन आपके पोएट्स बना के रखते हैं वो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, तो मेक श्योर आप इसको जरूर से देखें। Which poetry anthologies have not been written by your Philip Larkin? आपका आंसर है Death of a Naturalist and Responsibilities। ये अगेन आपके दो ऐसी पोएट्री कलेक्शन है जो अगेन आपके सामने आएंगे इसी वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर की ये आपकी पोएट्री कलेक्शन है। द नॉर्थ लेस डिसीव्ड, देन द विट्सन वेडिंग्स आपके फिलिप लार्किन की बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्री कलेक्शन है। यहाँ पर आप इनकी अगर पोएट्री कलेक्शन देखिए, द नॉर्थ शिप, लेस डिसीव्ड, विट्सन वेडिंग्स, हाई विडोज, विंडोज, इनको आप अच्छी तरीके से अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिखिए, डेट लिखिए, बिकॉज इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि है Which of the following poems by Philip Larkin ends with the line never such innocence again? इस क्वेश्चन से आपको दो चीजें पता लगी कि आपके फिलिप लार्किन की इंपॉर्टेंट पोएम्स की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, उनकी लिस्ट जो आपको मिले उसकी लाइंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, बिकॉज लाइंस जब आपसे पूछी जाएंगी तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि मैंने ये जो पर्टिकुलर पोएम है जो लाइन से कौन सी पोएम में पढ़ी है। तो 1914 ये रोमन न्यूमरल्स में लिखा गया है, 1914 द ईयर ऑफ द वॉर के बारे में बात की गई है कि आपका इस पर्टिकुलर डेट के बाद कभी हम लोग को इनोसेंस देखने को मिली ही नहीं। हमारा नेचर, हमारी ह्यूमैनिटी जिस कदर बर्बाद हुई आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, उसके इनोसेंस के लॉस्ट होने के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी पोएम है, मेक श्योर आप इसको डिटेल में जरूर से करें। अनदर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन जो आपके सामने आता है, जो आपको इंपॉर्टेंट शो करता है फिलिप लार्किन की पोएट्री की, वो है Our almost instinct, almost true. What will survive of us is love. ये जो लाइन है वो आपकी कौन सी पोएट्री की एंडिंग लाइन्स है? ये है एन अरुंडिल टॉम, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट अरुंडिल टूम आपको जरूर से पढ़नी चाहिए। इसको डिटेल में जाके आप समरी, पैराग्राफ, इनकी लाइन्स जरूर से एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपकी फिलिप लार्किन की जो पोएम्स हैं उसकी एक लिस्ट है। मैंने आपको पोएट्री कलेक्शन भी दे दिया, मैंने पोएम्स भी यहाँ पर लिस्ट कर दी है। प्लीज मेक श्योर डियर स्टूडेंट्स की ये लिस्ट रिसीव करने के बाद इसको इग्नोर ना मारें, इसका स्क्रीनशॉट लें, आप लोग इनको जा जाके पढ़ें कि जो मैम ने इंपॉर्टेंट पोएट्रीज बताई हैं उनको हम लोग एक एक बार पढ़ लें। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सी क्वेश्चंस आउट ऑफ देम। वी हैव चर्च गोइंग, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पोएट्री, वी हैव विट्सन वेडिंग्स, ये पोएट्री कलेक्शन भी है, इसकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम भी है जो आपको पढ़नी चाहिए। वी हैव एन अरुंडिल टूम, वी हैव टोट्स revisited, we have ambulances, we have obeyed, this be the words, मिस्टर ब्लीनी, डॉकी एंड द सन, और इसमें 1914 मिस हो गया है जो आपका लिखा हुआ था रोमन न्यूमरल्स में, उस भी पोएट्री को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट अप वी हैव सीमस हीनी, अगेन ये बहुत फेमस आपके राइटर हैं,
पोएट हैं जिनकी बॉक पोएट्रीज बहुत ज्यादा फेमस है, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट शो करती हैं आपके हिस्टोरिकल डेड बॉडीज के थ्रू, उनके द्वारा उनके ऊपर किए गए उनके थ्रू जो अत्याचार एंड एक्सप्लॉयटेशन या उस टाइम का कल्चर एंड एवरीथिंग, वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो इन आपसे पूछा गया है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय सीमस हीनी कम अंडर हिज बॉक पोएम्स। ये बॉक पोएम्स के लिए फेमस है। बॉक पोएम्स क्या होती है मैंने कई बार इस चैनल पे समझाया हुआ है, एक बार आप सर्च भी कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा। इनकी बॉक पोएम्स के अंदर कौन कौन सी पोएम्स आती है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज, जो कि है पनिशमेंट एंड वी हैव टोल्यून्ड मैन। इसको जरूर से आप जाकर पढ़िएगा, इस पर्टिकुलर पोएट्री को और इस पर्टिकुलर पोएट्री को, ठीक है। इन विच ऑफ द बॉक पोएम, अगेन उससे क्वेश्चन पूछा गया है, सीमस हीनी स्पीक अबाउट द पेरिशेबल ट्रेजर ऑफ अ बॉडी मर्डर्ड, फॉरगॉटन, नेमलेस एंड टेरिबल। मतलब बॉडी को किस तरीके से आप एक बॉडी के थ्रू जो प्रिजर्व की गई है उसको आप एनालाइज करके कैसे पता लगा सकते हो उस कल्चर के बारे में, उस टाइम के बारे में, उस टाइम के एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में एंड सो मेनी मोर थिंग्स, जिसका नाम है स्ट्रेंज फ्रूट, ठीक है। सीमस हीनी की बॉक पोएम्स आपके सामने है जो आपको यहाँ पे दिख जा रही हैं। ये पूरी लिस्ट की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रट लीजिए। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स जो आपको ऊपर से दिख जा रही हैं, ये भी है, ये भी है, इसकी आप लोग पोएट्री जरूर से निकाल के एक बार लाइंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सीमस हीनी का एक बहुत अच्छा वर्क है डिगिंग, जिससे आपके आरसी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो ये पोएम है पूरी पूरी उठ के आपके, पूरी नहीं कुछ लाइंस आपके उठ के आ गई थी एंड आरसी में क्वेश्चन कराए गए थे। मैंने इस चैनल पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करा रखी है इस पर्टिकुलर पोएट्री की भी, तो मेक श्योर आप उसको एक बार जरूर से देखिएगा, जो शो करता है इनके वर्क की इंपॉर्टेंस को, कि इस पोएट्री को उठाकर आपसे डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने इसको पढ़ा है तो सोचिए आपके कितने सारे मार्क्स बन जाएंगे। सीमस हीनी's डिगिंग is his first volume of poetry. Death of a Naturalist illustrates all the following except, अब आपसे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है पूछा गया है कि वो सब कुछ शो करता है except his obsession with Irish legend and folklore। ये obsession अपना नहीं दिखाते हैं with Irish legend and folklore। तो make sure आप इनको भी डिटेल में पढ़ें, ठीक है। सीमस हीनी's famous poem Digging forms a part of a celebrated collection called Death of a Naturalist। आपने देखा जो स्टार्टिंग में आपका एक पूरा क्वेश्चन आया था फिलिप लार्किन के साथ कि इनकी एंथोलॉजीज को छाटो, जिसमें से डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट वाज वन सच पोएट्री कलेक्शन, तो वो हट जाता है एंड वो बिलोंग करता है हमारे सीमस हीनी को। आप देखिए कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को लाने का मेरा ये एम था कि इस क्वेश्चन में इन्होंने डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट मेंशन किया है, दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने सीमस हीनी की ये पोएम जो डिगिंग है वो कौन से आपके एंथोलॉजी के अंदर आती है वो आपसे पूछा गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन ऑलरेडी सी कि अगर आप क्वेश्चंस को ही डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप खुद ही कनेक्शन बिठा के यू कैन कनेक्ट द डॉट्स एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस से ही मिल जाती है। दैट इज व्हाई आई एम्फसाइज अ लॉट ऑन डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस, ओके। नेक्स्ट अप वी हैव टेड ह्यूज। ये पोस्ट मॉडर्न एज के बहुत ही फेमस आपके राइटर हैं जो जिनकी पोइट्री इतनी ज्यादा अलग टाइप की थी कि अपनी राइटिंग से ये एनिमल्स की इमेजरी या एनिमल की इमेजरी से अपनी राइटिंग को ऐसी एनालॉजी बिठाते थे जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। विच टू आर द वर्क्स ऑफ टेड ह्यूज? आपके दो वर्क है, एक है हमारा वुडवो, एक है हमारा लुपिकल, जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। टेड ह्यूज पोएम द थॉट फॉक्स इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल आपकी पोएट्री, जिस तरीके से एक पोएट के माइंड में क्रिएटिव थॉट्स आते हैं उसकी एनालॉजी कंपेयर की है विद अ फॉक्स, कि वो कैसे आपके एक जंगल में से धीरे धीरे आपकी विंडो के सामने आके खड़ा हो जाता है, उसको राइटिंग के प्रोसेस से कंपेयर किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। अबाउट थॉट एज अ फॉक्स, थॉट मतलब कि जो विचार आपके दिमाग में आता है। देन वी हैव अबाउट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग पोएट्री के बारे में बात की गई है। अबाउट थॉट एंटरिंग द पोएट्स ब्रेन लाइक अ फॉक्स इमर्जिंग फ्रॉम डार्कनेस। इतनी ब्यूटीफुल इमेजरी इन्होंने शो की है, इस पोएट्री को जरूर से पढ़ के जाना, इसकी लाइंस आपके एग्जाम में पक्का पूछी जाएंगी, ठीक है। टेड ह्यूज की पोएट्री कलेक्शन के बारे में बात करें तो ये सभी पोएट्री कलेक्शन है, एंड दूसरी पोएम्स के बारे में बात करें तो ये हैं आपकी पोएम्स। तो मैंने आपको सब कुछ दिया है, इट इज नथिंग जो मैं अपने पास रख रही हूँ कि नहीं नहीं यार ये तो मैं फ्री में कंटेंट बच्चों को नहीं दूंगी, सब कुछ आपके सामने है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जाके सर्च करिए
इन फ्यूचर के लिए आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं कि मैम ये जो पोएट्री है वो डिटेल में आप यूट्यूब पर पढ़ाइए, तो आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द कंटेंट एंड मैं आपको इन पोएट्रीज को भी डिटेल में यहीं पर पढ़ा दूंगी ताकि आप लोग इनसे कॉन्फिडेंट हो जाए। इनके मैंने आज आपको जितने क्वेश्चंस कराए हैं वो बहुत ही कम क्वेश्चंस है, आपको जरूर से पोस्ट मॉडर्न एज के या पूरे ब्रिटिश लिटरेचर के सेक्शन वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको लिटरेरी थ्योरी के, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पूरे सिलेबस के सेक्शन वाइज क्वेश्चंस जब आप लगाएंगे तो आप जज कर पाएंगे कि यार मेरा ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा वीक है या ये वाला सेक्शन मेरा बहुत ज्यादा मजबूत है क्योंकि मेरे क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। आप जब इवेल्युएट करेंगे आपको लास्ट में 80% आया, 90% आया, ऑलरेडी नंबर के थ्रू पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेटर है। आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो आप प्लीज मेरे कोर्सेज को चेकआउट करिए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ्री डेमो लेक्चर्स को देख के आप अपने आप को सेटिस्फाई करके तब इन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव माय कोर्सेज। बी अ पार्ट ऑफ माय कम्युनिटीज विच इज टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। यहाँ पर आपको डेली लिंक्स मिल जाते हैं। फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज कई महीनों से बच्चों को मिल रही है जो उनकी प्रिपरेशन को बेटर बनाने में मदद करती है। देन किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन अपडेट आती है वो भी मैं झट से यहाँ पर आपको दे देती हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू लव्ड टुडेज वीडियो एंड आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। मेक श्योर आप अपना कॉमेंट एंड अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से छोड़ के जाते हैं विच आई लव टू रीड। जो भी आप लोग मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ के। सो मेक श्योर यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन देम एंड आप अपने कमेंट्स को जरूर से लिखते हो। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।